नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल TCA प्रतीक मलिक पर। और आज हमारा तीसरा लेक्चर है। टोटल 6 लेक्चर होंगे हमारे मैथ्स पेडागोजी के। उसके अंदर से आज तीसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम बात करेंगे स्किल ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर कौन सी स्किल्स होती हैं मेनली, उनको कैसे डेवलप किया जाए, इनके बारे में बात होगी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो भैया स्किल से अभी तक क्वेश्चन आए हैं 18। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। देखो, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर एक तो कैलकुलेशन कंप्यूटेशन स्किल्स होती हैं। अब इसको डेवलप कैसे करते हैं? एक तो वैदिक मैथ का काम ही एक है, समझ लेना इस चीज़ को। वैदिक मैथ का काम ही एक है, कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन स्किल्स को डेवलप करना। इसी तरह से अगर मान लो और पूछा जाए कहाँ से कर सकते हैं आप, देखिए टेबल याद करके आपको ऐसा लगता हो कि आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा सकते हैं तो वो गलत चीज़ है। जब आप जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे, एक्टिविटीज़ मतलब रियल लाइफ एक्टिविटीज़। देखिए हमारे अंदर जो हमें ये कहा जाता है प्रैक्टिस करो, मैथ्स प्रैक्टिस का है, तो जो वो प्रैक्टिस है ना, कहीं ना कहीं मैथ्स के अंदर वो भी नेगेटिव वर्ड माना हुआ है इन्होंने कि बात प्रैक्टिस की नहीं है। बात ये है रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर आप कितनी प्रैक्टिस करवाते हो, उनको कितनी एक्टिविटीज़ करवाते हो जिससे उनके कंसेप्ट क्लियर हों, उनके बाकी सारी चीज़ें हों। ठीक है, तो ये है हमारा, इस वजह से हैंड्स ऑन एक्टिविटी सही चीज़ है। आगे थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा अभी। ठीक है, इसी तरह से मान लो मैथ्स की पजल देते हैं आपको, तो उससे आप क्या सीखते हो? मैथमेटिकल जो पजल होती हैं तो उनसे आप क्या सीखते हो? उससे एक ही चीज़ सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमेशा याद रखना। पजल से क्या सीखोगे? क्योंकि पजल क्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है आपके सामने, उसको सोल्व करना होता है। इससे आप हिट एंड ट्रायल मेथड या कैसे भी कह ले, इससे आप ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं जिससे आपकी पजल सोल्व हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आता है हमारा लेवल ऑफ डिमांड। देखिए लेवल ऑफ डिमांड हमारे 4 होते हैं भाई, 4 लेवल ऑफ डिमांड होते हैं। 2 हमारे होते हैं लोअर डिमांड लेवल, 2 हमारे होते हैं अपर डिमांड लेवल। ठीक है, या हायर डिमांड लेवल उसको आप कह सकते हैं। जो लोअर डिमांड लेवल होते हैं इनको हमने 2 बेस पे बांट रखा होता है। एक तो मेमोरी बेस्ड होता है, एक हमारा होता है प्रोसीजर बेस्ड। ठीक है, एक तो मेमोरी बेस्ड, एक प्रोसीजर बेस्ड। मेमोरी बेस्ड के अंदर क्या होता है, देखिए ये मैं एक तरह से आप लोग अपने आप को भी देख सकते हो कि आप कौन से लेवल के अंदर हो। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि ये मेमोरी बेस्ड में कौन सा होगा, किसी बच्चे को डेफिनेशंस पता हैं, ठीक है, या फॉर्मूले याद हैं उसको, तो वो कौन से आ गया, वो इस वाले लेवल पे आएगा। जो याद करने वाली चीज़ें हैं, किसी को टेबल याद है तो वो कौन से इस पे आएगा, जहाँ पे उसको याद करने वाली चीज़ है ना, तो वो मेमोरी बेस्ड पे है। ठीक है, फिर आपका आता है लोअर लेवल डिमांड बेस्ड ऑन प्रोसीजर्स विदाउट कनेक्शन। अब समझो आप जो कहीं ना कहीं जो सीटेट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ना भाई, उसके अंदर जो बच्चे इस लेवल पे होते हैं वो उन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाते जो कंटेंट बेस होते हैं आपके। ठीक है, जो कंटेंट बेस होते हैं वो उनको सोल्व नहीं कर पाते। रीज़न क्या होता है, वो इस लेवल पे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जिसने ये कर रखा है कि भैया एलसीएम निकाल दो, एलसीएम निकाल देगा। ठीक है, उसको यही नहीं पता एलसीएम का मतलब क्या है, बस उसको तो ये पता है 14 और 12 का एलसीएम उसको निकालना है, तो वो निकाल के दिखा देगा। ठीक है, तो जो इस लेवल पे बच्चे होते हैं वो होता है इस लेवल पे। ठीक है, उनको ये बता रखा है कि जब भी बेल का क्वेश्चन आए तो आप ये बता देना कि कैसे निकलता है बेल किस तरह से। बेल के क्वेश्चन के अंदर कि एक 4 मिनट में बसती है, एक 6 मिनट में बसती है, तो उसके अंदर उनको रटवा दिया वो चीज़ कि वो एलसीएम का क्वेश्चन होता है। अब उनको एलसीएम निकालना आता है तो वो एलसीएम निकाल लेंगे इसका। तो वो कौन से लेवल पे, वो इस लेवल पे है। आया समझ में? अब आता है हायर लेवल। हायर लेवल कौन सा होता है, जब आपको एक्चुअल चीज़ें पता होती हैं भाई। एक्चुअल चीज़ें आपको कैसे पता होती हैं कि जब आपको ये पता है, जब कनेक्शन वाली बात बता रहा हूँ ये मैं, आपके प्राइमरी के अंदर देखा जाए तो आप 3 लेवल अचीव करते हैं मेनली। बच्चे 3 लेवल अचीव करते हैं, बहुत सारे लोग भी 3 लेवल ही अचीव कर पाते हैं। तो उसके अंदर ये हायर लेवल कौन सा होता है, जब आपको ये पता है एलसीएम का मतलब क्या होता है भाई। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपको अलग अलग पता है। अब लोवेस्ट को वो अगर स्मॉलेस्ट कह दें आपको, तब भी उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेकिन दिक्कत स्मॉलेस्ट कहने से किन लोगों को होगी, जो ऊपर वाले लेवल पे हैं अभी। ठीक है, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया उस पे है। फिर आपका आता है हायर लेवल डूइंग मैथ। इसके अंदर आपको भाई आप रियल लाइफ में करने लग जाते हो, मतलब ये है एक्सप्लोर करने लग जाते हो मैथ्स को अपने हिसाब से कि अच्छा ये कहाँ और यूज़ हो सकता है, कहाँ किस तरह से हो सकता है। यहाँ पे आपको कंसेप्ट के बारे में पता चल जाता है हायर लेवल
के अंदर, ठीक है। ऊपर लोअर लेवल में आपको कंसेप्ट के बारे में नहीं पता होगा, हायर लेवल में आपको कंसेप्ट के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। और उसी कंसेप्ट को आप और ज़्यादा डीपली स्टडी करने लग जाते हो तो वो हायर लेवल ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। मैपिंग क्या है? देखो मैपिंग के अंदर मेन 3 पॉइंट है हमारे, ये बात ध्यान से कर लेना, घूम फिर के यही क्वेश्चंस आते हैं, इसी के ऊपर आते हैं। पहली बात तो ये रीजनिंग मैपिंग याद है ना, मैप वाले जब क्वेश्चन करवाए थे तो उसके अंदर आपको एक तो जगह के बारे में, स्पेशल थिंकिंग के बारे में आपको पता चल रहा था कि पोजीशन पता चल रही थी, ये और ये इन दोनों की पोजीशन क्या है, कितना लेफ्ट में, कितना राइट में, कितना नॉर्थ में, कितना साउथ में। इसी तरह से प्रोपोर्शनल रीजनिंग कैसे कि जब आप डिस्टेंस निकाल रहे थे कि मान लो मेरा 10 सेंटीमीटर मेरा 100 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है, तो मेरा 20 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? 200 किलोमीटर के बराबर होगा, सॉरी सेंटीमीटर का किलोमीटर, समझ रहे हो। तो ये क्या था, ये मेरा यही है, ठीक है, सॉरी प्रोपोर्शनल रीजनिंग। तो स्पेशल बता दी, प्रोपोर्शनल बता दी। इसी तरह से आपका होता है ये मैथमेटिकल करिकुलम के अंदर अपने आप ही इनबिल्ट है, इंटीग्रेटेड है, ये आपको अलग से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको आप अलग अलग जो टॉपिक्स होंगे ना, इस तरह से ही मैथ्स का जो जैसे ज्योग्राफी के अंदर आप सिखाएंगे तो ये ज्योग्राफी के साथ भी इंटीग्रेटेड हो जाता है। तो ये अलग अलग टॉपिक्स के साथ, अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ भी इंटीग्रेशन है इसका, है ना। अब आता है स्ट्रेटेजीज ऑफ एडिशन। हमारी पांच स्ट्रेटेजीज हैं भाई, ठीक है। अच्छा इसके अंदर 4 ही हैं क्या? चलो कोई नहीं, 5 बता देता हूँ मैं कौन कौन सी हैं। देखो पहली स्ट्रेटेजी तो हमारी है जब हम बात करते हैं कंपनसेटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? मान लो 99 में 77 जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, लमसम जोड़ लेते हो, 99 की जगह आप 100 ही जोड़ लेते हो और बाद में एक घटा देते हो, ठीक है। आपने क्या किया, 100 में 77 जोड़ लिया, आपका आ गया 177, लेकिन आपने तो एक एक्स्ट्रा जोड़ रखा था, इस वजह से आपने एक माइनस कर दिया, तो ये आ गया 176। तो आप जब लमसम जोड़ लेते हो और फिर करते हो तो ये आपका होता है कंपनसेटिंग, ठीक है भाई। अब देखो इसका इंग्लिश के अंदर तो भैया एक नाम है, समझ लेना, हिंदी के अंदर कई नाम हो सकते हैं, कुछ भी देखो आप वो डिक्शनरी में ढूंढेंगे कंपनसेटिंग का मतलब क्या होता है और आपका वही नाम दे देंगे पेपर के अंदर। इस वजह से आप हिंदी के नामों के ऊपर मत जाना भाई। आपको देखो हिंदी के नाम भी आपको याद करने हैं, इंग्लिश के नाम भी आपको याद करने हैं, इससे बढ़िया आप इंग्लिश के नाम याद कर लो। आया समझ में? जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया आयरन मैन का भी तो आपने इंग्लिश में आयरन मैन ही याद कर रखा है, या उसको आपने कुछ हिंदी में अलग कर दिया, उसको राजा बाबू थोड़ी बना दिया आप लोगों ने। चलिए आगे आता है गिव एंड टेक के अंदर क्या होता है कि भाई देखो 99 प्लस 77 करना है, तो इसके अंदर लमसम जोड़ेंगे तो हम, लेकिन क्या करेंगे वो हम पहले ही ले लेंगे, हम कहेंगे 99 यानी इसको 100 चाहिए हमारे को, तो एक इससे ले लेंगे, भैया उधार दे दे अभी मेरे को, तो ये 100 हो गया, 100 प्लस 76, क्योंकि इसने उधार दिया तो क्या हो गया, एक इसके यहाँ पे ये 76 हो गया और एक ये बढ़ गया, तो हमारा आंसर आ गया 176, ठीक है। तो ये गिव एंड टेक मेथड होता है। फिर आपका आता है, इसको कुछ इंक्रीमेंटिंग बोल देते हैं, कुछ डिकम्पोजिशन मेथड बोल देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप है ना पार्ट जोड़ने लग जाते हो, मतलब कि मान लो मेरे को 345 के अंदर 410 जोड़ना है, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा 345 में डायरेक्ट 410 नहीं जोड़ता, वो छोटे छोटे पार्ट जोड़ता है। वो क्या करेगा, 345 में पहले 100 जोड़ेगा 445, फिर 100 जोड़ेगा 545, फिर 100 जोड़ेगा 645, फिर 100 जोड़ेगा 745। अब उसको पता चलेगा हमारे 400 तो जुड़ चुके हैं, ठीक है, फिर इसके अंदर 10 जोड़ देगा, यानी कि 755 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से एक होता है रीग्रुपिंग या प्लेस वैल्यू। इसके अंदर सेम प्लेस वैल्यू वालों को आप एक साथ जोड़ने लग जाते हो। 345 और 410 जोड़ना था आपको, तो आप क्या करोगे, 300 और 400 को जोड़ लोगे, 700 आ गया मेरा, और 45 और 10 यानी कि 55, यानी कि मेरा 755 आंसर आ गया, ठीक है। और एक लास्ट मेथड मैंने क्यों नहीं लिखा, वो होता है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में आप वैसे ही जोड़ते हो जैसे कि हमेशा से जोड़ते हो, जो 345 प्लस 410, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड होता है। आया समझ में? इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आपके पियाजी से आएंगे, डिसेबिलिटी से आएंगे, ये मैं दोबारा लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये हम कर चुके हैं सीडीपी के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्ट भाई। देखो भाई कंप्यूटेशन स्किल्स बात करी थी मैंने, कंप्यूटेशन स्किल्स तो बताओ भाई कहाँ, किससे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी से करवा सकते हैं हम। क्लैरिफाइंग कंसेप्ट, प्रोसीजर फॉलोड, लोट ऑफ प्रैक्टिस मैंने बता दिया था, मना कर दी थी, प्रैक्टिस गलत चीज़ है हमारे लिए
हैंड्स ऑन एक्टिविटी ज़रूरत है। वो एक्टिविटीज़ के अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया रहेगा, वो डेली लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया रहेगा। जो आपने अभी आपने जो मेथड देखे, एडिशन वाले जो मेथड देखे, जो ये चीज़ें देखी, तो ये वाली एक तरह से आपकी कैलकुलेशन ही तो है, लेकिन आपकी अब प्रैक्टिस, आपका ये वाली प्रैक्टिस पता है कौन करते हैं? जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, जो कभी स्कूल में गए हों या नहीं गए हों हमें नहीं पता, लेकिन वो अपने अंदाजे से जोड़ते रहते हैं, जोड़ते घटाते रहते हैं। आप ये कहते हो मैं तो स्कूल जाता हूँ, उनकी फिर भी कैलकुलेशन मेरे से फास्ट क्यों है? वो रीज़न यही होता है क्योंकि ये चीज़ें कर रखी होती है उन्होंने, यहाँ से वो जोड़ते हैं। और जब वो इस तरह से जोड़ेंगे ना, इन स्ट्रैटेजीज से जोड़ेंगे, तो वो आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो फेल हो जाएगा उसके सामने, उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये स्ट्रैटेजीज बनती कहाँ से हैं? ये स्ट्रैटेजीज आपको कभी स्कूल में सिखाई क्या? ट्रेडिशनल मेथड सिखाया था। ये स्ट्रैटेजीज आपको कभी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, ये आपको खुद की प्रैक्टिस से, जब आप रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको होता है किसी दुकान पे चले गए, या जो शॉपकीपर होता है, जो दुकान वाला होता है, वो इन्हीं स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता है जोड़ने के लिए। इसी तरह से, क्योंकि आप देखना शॉपकीपर का कितना तेज मैथ होता है, कितनी तेज कैलकुलेशन होती है, वो इसी कारण होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राशिद ही कैन क्लासीफाई वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स इन डिफरेंट कैटेगरी। डिफरेंट कैटेगरी के अंदर वो क्लासीफाई कर सकता है, ठीक है, बट एब्स्ट्रैक्ट प्रूफ नहीं कर सकता। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज नहीं है, यानी उसको कंक्रीट नॉलेज तो है, अमूर्त नहीं है, यानी कि मूर्त तो है, उसको मूर्त तो है। देखो ये भाई मैंने करवा रखा था। मूर्त कौन सी में आ जाती है? कंक्रीट ऑपरेशनल में आ जाती है, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या थी? अमूर्त आ रही थी। औपचारिक संक्रियात्मक के अंदर क्या आ रही थी? अमूर्त चिंतन आ रहा था आपका, यहाँ पे मूर्त आ रहा था, इस वजह से ये आंसर 1 है इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/3 का इक्विवेलेंट क्या क्या होगा। किसी ने उनको बता रखा होगा, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/6 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 2/6, 2/6 आ जाएगा ये। तो उसको ये तो नहीं पता ना इसका, ये क्यों बना, ये कैसे बना, ये तो नहीं पता ना उसको। तो जो आपने जो फॉर्मूला बता रखे उसने उससे सोल्व कर दिया। आया समझ में? जब इन चीज़ों से सोल्व होता है तो आपका कौन से लेवल पे होता है? लोअर लेवल होता है। और लोअर लेवल जो हमने अभी किया था, रुकिए कौन सा था? लोअर लेवल बेस्ड ऑन प्रोसीजर विदाउट कनेक्शन। लोअर लेवल था और ये हमारे प्रोसीजर के ऊपर बेस्ड था, लेकिन कनेक्शन नहीं था इसके अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर है 4 हमारा। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अगर इसी में मैं बताऊं कि इसी के अंदर अगर मेरे को हर लेवल का देखना हो, तो देखो पहला लेवल तो आपका कुछ होता ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है। मेमोराइजेशन वाले में क्या हम उससे पूछते इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, वो उसकी डेफिनेशन हमको बता देता, तो ये हमारा हो जाता, ये इस लेवल पे हो जाता। थर्ड लेवल इसके अंदर कौन सा होता है? जब हम ये कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता कैसे है, वो बताता हमें कि भाई बात ऐसी है, मान लो मेरा ये 1 2 3, ये मैंने किसी चीज़ के 3 हिस्से कर दिए। अब इसको मैं कह रहा हूँ 1/3 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन हिस्सों को आधा आधा और कर रहा हूँ, आधा आधा और कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या था? 1/3 था। तो अब मेरा ये क्या हो गया? ये 2/6 भी हो गया। तो जब बच्चे को इस चीज़ों के बारे में पता है ना, तो वो हमारे हायर लेवल पे है। हायर लेवल पे कौन से पे है? विदाउट कनेक्शन पे, ठीक है, सॉरी विद कनेक्शन पे है ना, हायर लेवल पे है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा फरहान वेंट टू स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। स्कूल लाइब्रेरी में फरहान गया है। पूछ रहे हैं कि वो वहाँ पे बुक्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई 100 रखी हैं, 20 खो रखी हैं, इतनी मिली हैं यहाँ पे, ये है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये टेकिंग गुड केयर ऑफ बुक्स कर रहे हैं। आया समझ में? टेकिंग गुड केयर ऑफ बुक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो भाई हमारी 3 तरह की, 4 तरह की अगर मैं मेमोरी बताऊँ तो होती हैं आपकी। लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म आपकी मेमोरी होती है। जो हमारी विजुअल मेमोरीज होती है वो या तो हमारी बहुत ही छोटे टर्म की होती हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म से भी एक बिल्कुल स्मॉलेस्ट होती है ना। तो या तो वो होंगी, या हमारी विजुअल मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरीज होंगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी या तो हियरिंग होती है, या आपका जो हम आम भाषा के अंदर जो हमें प्रॉब्लम सोल्व करने के अंदर हमारी हेल्प करती है, वो हमारी शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी भी बोल देते हैं हम उसको। अब हमारी डिबेट चल रही है कि क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी
वर्किंग मेमोरी है या नहीं है। अब इसके ऊपर अलग अलग राय हैं, अलग अलग आपके साइकोलॉजिस्ट की, तो उस उतने डीप में हम नहीं जाएंगे। तो क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई बच्चा डिफ्रेंशिएट बिटवीन नंबर्स, ऑपरेशन, सिंबल्स, कोएंस, ये तो बच्चा नहीं कर पा रहा ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए उसको क्या, किस चीज़ की जरूरत है? सिंबल वगैरह के अंदर उसको ये नहीं पता चल रहा है ये और ये इसके अंदर फ़र्क क्या है, ठीक है। तो उसको देखने के अंदर दिक्कत है, इसलिए वो उसकी विजुअल प्रोसेसिंग के अंदर दिक्कत है उसकी। आया समझ में? उसके अंदर किसके अंदर दिक्कत है? विजुअल प्रोसेसिंग के अंदर है, ठीक है। अब आपका आता है नेक्स्ट। हमने अभी बात कर रखी थी भाई, बताओ इसके अंदर से कौन सा है हमारा, क्या हो गया? ये सेम वही है कि बच्चा क्या करता है कि 38 किसके नियर है? 38 नियर है 40 के। आया समझ में? लमसम उसने जोड़ दिया और फिर घटा दिया, ठीक है। उसने क्या किया? पहले तो लमसम 40 में 27 जोड़ दिया, जो अभी हम बात कर रहे थे। तो ये किसकी बात है? कंपनसेटिंग के बराबर है, ये प्रतिकारी के इक्वल है। देखो दिखा देता हूँ एक बार और। देखो भाई, कंपनसेटिंग यही तो था। हमने सोच लिया था 99 किसके पास है? 99 100 के पास। तो हमने लमसम 100 जोड़ लिया था उसके अंदर। बच्चे ने भी वही किया है। बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने 38 की जगह 40 कर लिया, तो 27 जमा 40 यानी कि 67 हो गया। पर उसको पता है कि 2 मैंने एक्स्ट्रा जोड़ रखे हैं, तो 2 और घटा दिए उसने, 65 आंसर आ गया उसका। आया समझ में? तो ये कंपनसेटिंग था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, शैलजा ऑफ क्लास 5, पाँचवीं क्लास में शैलजा है। शैलजा ऑल्सो आस्क, रुक जाओ, अ टीचर आस्क शैलजा ऑफ क्लास 5 अबाउट द पेरीमीटर ऑफ फिगर। अब शैलजा से पूछा गया कि पेरीमीटर बताओ भाई, फिगर क्या क्या होता है। शी ऑल्सो आस्क शैलजा टू एक्सप्लेन द सॉल्यूशन इन हर वर्ड्स। उसको कहा कि सॉल्यूशन भी तुम्हें अपना बताना है। शैलजा वाज एबल टू सोल्व द प्रॉब्लम करेक्टली। अब शैलजा ने प्रॉब्लम को सोल्व तो सही तरह से कर दिया, बट उसने उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो। तो इसके अंदर क्या है उसका? देखिए उसके अंदर क्या है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग तो है भाई, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग तो है कंसेप्ट से रिलेटेड, लेकिन वो बता नहीं पा रही। तो वो इसके अंदर क्या है? उसके अंदर वो लोअर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसकी। हायर लेवल ऑफ मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी, कि उसको हायर लेवल है, उसको पता तो है चीज़ें, लेकिन वो बता नहीं पा रही। तो वो लोअर लेवल ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंट है, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर उसको दिक्कत है जिससे वो बता नहीं पा रही। वैदिक मैथ्स मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन स्किल से रिलेटेड होता है। चलिए नेक्स्ट चलो भाई। लर्नर जिसको कैलकुलेशंस में नंबर में दिक्कत है उसको डिसकैलकुलिया होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मैथ से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी उसके अंदर वही होगा। मैथ्स पजल किस लिए होती है भाई? प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टेस्ट करने के लिए नहीं होती भाई। आप टेस्ट करने के लिए बच्चों को पजल नहीं देते जिससे वो सोल्व कर पाए, जिससे वो प्रमोट करें हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। आगे समझ में? कभी ये लगाया हो कि टेस्ट करने के लिए होती हैं। चलिए, नॉट ट्रू अबाउट मैपिंग। मैपिंग के बारे में हमने बात करी थी। मैपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैथमेटिकल करिकुलम। यही है भाई, यही है, ठीक है। आंसर नंबर 2 है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करी थी भैया तो पियाजे का ही है, याद है आपको? 8 से 9 में, 8 से 9 हमारी कौन सी स्टेज थी? तीसरी स्टेज थी। इसके अंदर बच्चा क्या क्या कर पा रहा था, याद करो। देखो भाई, सीरिएशन कर पा रहा था, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी भी थी, प्रोपोर्शनल रीजनिंग, ये हमारी चौथे लेवल में जब बच्चा जा रहा था, रीजनिंग, प्रोपोर्शनल रीजनिंग उसके अंदर आ रही थी उसकी। इसी तरह से सीरिएशन क्लासिफिकेशन सही है, प्रोपोर्शनल रीजनिंग इसमें भी आ गई तो ये भी गलत है। इसी तरह से सीरिएशन क्लासिफिकेशन रिवर्सिबिलिटी ठीक है, ठीक है। तो आपका आंसर है इसका तीसरा, ठीक है। चलिए, कंसेप्ट मैप के बारे में क्या सच नहीं है? फिर वही वाली बात आ गई, इंटरकनेक्टेड विद इंटरकनेक्टेड या, अच्छा हाँ, कंसेप्ट मैप। देखो भाई, कंसेप्ट मैप के बारे में मैंने आपको सीडीपी के अंदर भी बताया था। कंसेप्ट मैप क्या होते हैं? कंसेप्ट मैप हम जो अपने दिमाग में बनाते हैं कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके अंदर कह रहे हैं कि कंसेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर ओनली। देखो टीचर बनाता तो है बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन बस टीचर बनाएगा तो ये गलत बात है। मैंने वैसे भी बताया था, जहाँ पे ओनली चीज़ आ जाएगी वो हमारी नेगेटिव होती है। तो यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
कंजर्वेशन, भाई डायरेक्ट इसका आंसर चौथा ही है। कंजर्वेशन के अंदर आप वेट के बारे में बच्चा पहले, कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड, वॉल्यूम के बारे में बाद में बच्चा सीखेगा, उसके पहले वो वेट के बारे में सीख जाएगा, कोई चीज़ कितनी भारी है या हल्की है। मैपिंग के अंदर ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ए और बी कहाँ है, ठीक है तीसरा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर के बारे में डिस्कैलकुलिया। चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है, तो बताओ बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, फिर क्या करेगा, और ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले बच्चा करता है डायरेक्ट मॉडलिंग, जो मैंने कल भी आपको बारे में बताया था, जिस बारे में कि बच्चा सबसे पहले डायरेक्ट मॉडलिंग करता है, वो चीज़ों को देखता है छोटी बड़ी और ये सारी चीज़ें, उसके बाद में वो काउंट करना सीख जाता है, उसके बाद में उसको नंबर फैक्ट पता चल जाता है। तो BAC हमारा आंसर है 4। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टीचर कंडक्टेड एन ओरल असेसमेंट एंड फाउंड दैट हरीश कैन स्पीक। डेफिनेशन और ये सारी चीज़ें तो बता रहा है, तो उसकी तो गुड मेमोरी तो है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, बट उसको क्या नहीं पता, उसको नंबर्स के बारे में नहीं पता कि कौन सा ऑड नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो कह रहे हैं उसको लैक ऑफ प्रैक्टिस गई भाड़ में, प्रैक्टिस का कोई रोल ही नहीं होता मैथ्स के अंदर। चलो, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं भाई, लैक ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ओड नंबर क्या होते हैं, बच्चे को कंसेप्ट नहीं पता। आया समझ में? तो हमारा आंसर है यही तीसरा। चलो भाई, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना कि कैसी वीडियो आपको लगी। धन्यवाद।